Good morning class, welcome to the YouTube channel. Today we are going to start with the next topic of laws of motion. We have provided you one video. In the second video we were going to talk about laws of motions. ठीक है, तो first law of motion is Newton's laws of motion. हम यहाँ पर बात करेंगे Newton's laws फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें, फर्स्ट लॉ न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था बेटा? बहुत ही सिंपल सा लॉ है. इसमें हम इनर कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया कहते हैं. दिस इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. इट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. मींस इनर्शिया का क्या मतलब है? इनर्शिया बेसिकली अ प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है. ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, property of body which resist change in its state or configuration, right? configuration. अच्छा, स्टेट की अगर हम बात करें तो स्टेट के बारे में हम कैसे क्या कह सकते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो क्या है? सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन आप देख लीजिएगा. कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है शेप एंड साइज. शेप एंड साइज में अगर कोई चेंज आता है तो हम उसको कहते हैं चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन. और अगर स्टेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप स्टेट को इधर देख लीजिएगा. स्टेट के बारे में बेटा अगर हम बात करें तो स्टेट का मतलब है इधर अ स्टेट ऑफ रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट or change in direction. If it is moving, if an object is moving in a particular direction, then there will be a change in direction of motion. तो ये तीन स्टेट यहाँ पर हैं. फोर्थ वन ये है आपके पास. इन चार चीजों में अगर कोई भी चेंज होता है ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तो उस चेंज को रेजिस्ट करता है, उस चेंज को रोकता है कौन? दैट इज कॉल्ड इनर्शिया. उसे हम इनर्शिया कहते हैं. इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही इनर्शिया ज़्यादा होगा. एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करना वेरी डिफिकल्ट है क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, इनर्शिया ज़्यादा है. और एक लाइट ऑब्जेक्ट चाहिए, डस्टर है, ये पेन है, डस्टर हो, इसको इधर उधर मूव करना, डिस्प्लेस करना, चेयर हो, टेबल हो, सभी केसेस में मास कम है तो हम यहाँ पर ये कहते हैं इनर्शिया कम है, कैन इजीली बी चेंज्ड. ठीक है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट it will continue to remain at rest. If an object is in motion, it will continue to remain in motion. If an object is moving in a direction, then it will continue to move in the same direction until or unless an external force is not being applied on it. जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा, ना तो उसके शेप में चेंज होगा ना ही उसके स्टेट में चेंज होगा. दैट इज ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ. तो हम यहां पर लिख सकते हैं फर्स्ट लॉ. इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स शेप विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन इट. तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, आप नोट कर सकते हैं. तो मींस दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया. second law of motion says, second law of motion says basically the rate of change of momentum. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली आएगा बेटा मोमेंटम के बाद. तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि मोमेंटम क्या होता है. व्हाट इज अ मोमेंटम? मोमेंटम बेसिकली पी से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. वैसे ये वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज वेलोसिटी मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है और मास आपके पास स्केलर क्वांटिटी है. सो इन मैग्नीट्यूड मोमेंटम इज रिटन बाय p इज इक्वल टू m into v. और यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और दूसरा इसकी जो SI यूनिट्स हैं वो आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं. दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. किलोग्राम मीटर सेकेंड -1 आर द SI यूनिट्स. ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से इसका वेरिएशन भी देख सकते हैं कि अगर मास कांस्टेंट है तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. और अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ और टर्म्स की लाइक वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी एंड मोमेंटम की अगर हम बात करें
तो वहाँ से हम मास को कंपैरिजन करके भी हम देख सकते हैं कि क्या ज़्यादा है क्या कम है, ठीक है। तो डिफरेंट रेस्पेक्ट्स में मोमेंटम पढ़ सकते हैं। बेसिकली मोमेंटम टेल्स अस द इफेक्ट ऑफ मोशन, कितना तेज, जितना ज़्यादा मास होगा और जितना स्पीड से वो आ रहा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। जैसा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर एक कार है, कार का मास कम है, और एक रिलेटिवली एक ट्रक है उसका मास ज़्यादा है। कार और ट्रक में से ट्रक का मास ज़्यादा है, दोनों सेम स्पीड से आ रहे हैं, तो मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा? ट्रक का ज़्यादा होगा। अगर इम्पैक्ट की बात करें तो कौन ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा? ट्रक ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। सो दैट इज मोमेंटम। एक क्रिकेट बॉल इज हिट बाय अ बैट, तो वहां पर जो मोमेंटम है वो रैपिडली मतलब मोमेंटम उस केस में बहुत ज़्यादा होता है, एकदम से सडन आपने उसको हिट किया है, ठीक है। तो ये हियर कम द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं। नाउ सेकंड लॉ ऑफ मोशन सेज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मीन्स अगर कोई भी इवेंट हो रहा है और उसमें हम ये बात करें, नाउ तो इसमें हम यहाँ पर बात कर रहे थे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने अभी पढ़ा मोमेंटम क्या होता है। उसके बाद अगर हम इसमें बात करें तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को कैसे हम लिखेंगे, लेट अस सी। एनालाइज द सिचुएशन इन विच एन ऑब्जेक्ट वाज मूविंग, सपोज ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, इनिशियली इट वाज ऑफ मास m एंड मूविंग विद वेलोसिटी v, हैविंग इनिशियल मोमेंटम p इनिशियल, ठीक है। ये चल रहा है रोड पे चल रहा है। आफ्टर टाइम t ये धीरे धीरे रुकता है या कुछ भी रुकता है, स्टॉप होता है, देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो कहिएगा p फाइनल। तो यहाँ पर अब वेलोसिटी मान लीजिएगा, हम इनिशियल वेलोसिटी u कहते हैं, मास इसका m ही है, फाइनल वेलोसिटी v कह दें, तो देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम। तो डेल्टा p अगर हम निकालें या dp से हम लिखें तो वो आपके पास होगा p फाइनल माइनस p इनिशियल, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। एंड दिस चेंज इन मोमेंटम अगर हम टाइम की बात करें, dt की बात करें और टाइम t की बात करें, देन दिस पर्टिकुलर रिलेटिव चेंज, जो चेंज है मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, वो आपको क्या देगा? फोर्स देगा, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स F इज योर न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो इसको बेटा हम ऐसे लिख लेते हैं, मोर क्लियरली हम इसको सीधा लिखते हैं दैट फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम dp बाई dt से लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं F इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k dp बाई dt। इफ k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1, तो F क्या बनेगा आपके पास? dp बाई dt बनेगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम इसको बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम इसको कहेंगे, ठीक है बेटा। 9th क्लास में बहुत सारी चीजें आपने स्टडी की हुई है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग फास्ट। तो F इज इक्वल टू dp बाई dt हमने यहाँ पर पढ़ा। नाउ यहाँ से हम बहुत सारी चीजें एनालाइज कर सकते हैं, जैसे इफ मोमेंटम p इज इक्वल टू m इंटू v होता है, और ये हमने लिखा हुआ है, ऐसे लिख लो, ये हमने लिखा हुआ है dp बाई dt, तो फोर्स क्या होगा? d बाई dt ऑफ m इंटू v, ठीक है। तो हम इसको बेटा ऐसा लिख सकते हैं, देखिएगा मास एंड वेलोसिटी, दो फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। देयर आर टू फिजिकल क्वांटिटीज, मास एंड वेलोसिटी। मास मे बी वेरिएबल, मे बी कांस्टेंट, वेलोसिटी मे बी वेरिएबल, मे बी कांस्टेंट, ठीक है। तो इफ मास इज कांस्टेंट m dv बाय, तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं प्रोडक्ट रूल से। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड dv बाय dt, एंड देन सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट dm बाय dt। बेसिकली ये स्टैंडर्ड रिलेशन आता है फोर्स के लिए, जनरल फॉर्म है फोर्स का सेकंड न्यूटन से सेकंड लॉ से, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ चीजें एनालाइज करेंगे। देयर आर टू टर्म्स, one is m dv by dt, rate of change of velocity means mass into acceleration plus this v into dm by dt हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये आपके पास f के लिए इक्वेशन आई है, दिस इज द इक्वेशन फॉर फोर्स F फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। तो देखिएगा हम इसको कैसे लिखें, लेट अस सी। if mass is constant, if मास क्या है? m जो है, m आपका क्या है? कांस्टेंट है। अगर बेटा मास कांस्टेंट है तो dm by dt क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0,
तो आपके पास जो फोर्स है कितना रह जाएगा, दैट इज ma, जो हम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं जनरली। F इक्वल टू ma हम यहाँ पर यूज करते हैं, जिसको इफेक्टिवली हम ये भी कह सकते हैं कि सिग्मा F नेट दैट इज इक्वल टू m इंटू a, ऐसे भी हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं। मीन्स इफेक्टिव फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाई बाय द कॉमन एक्सेलरेशन। समझ लीजिए, टोटल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। और जो ये नेट फोर्स है, ये नेट ड्राइविंग फोर्स हम इसको कहना अच्छा पसंद करेंगे। ये आपके पास होता है नेट ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स जो उस सिस्टम को मूव करा रहा है एक्सेलरेशन a के लिए। देन सिग्मा F नेट इज इक्वल टू ma, दिस इज योर न्यूटन सेकंड लॉ जनरली। अब दूसरी टर्म के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, ये तो हमने कभी पढ़ा। दूसरा अगर हम यहाँ पर ये कहें कि मास कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। इफ v इज कांस्टेंट, इफ v इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v इज कांस्टेंट, तो आपके पास क्या होगा, dv by dt इट वुड बी 0। तो आपके पास फोर्स का फॉर्मूला F क्या बनेगा, m, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, दिस इज 0, दिस टर्म इज 0, प्लस आपके पास बचेगा dm by dt। जनरली में हम इसको dm by dt, बेसिकली ये कहां पर यूज होगा, मींस यहां पर क्या है, वेरिएबल मास प्रॉब्लम है, ये वेरिएबल मास प्रॉब्लम, ठीक है। वेरिएबल मास यहां पर हम यूज करते हैं। वेरिएबल मास किस केस में हो सकता है, फॉर एन एग्जांपल रॉकेट का आप केस पढ़ रहे हैं। रॉकेट कैसे, रॉकेट में जो मास है m गोज ऑन डिक्रीजिंग एज रॉकेट मूव्स अप, ठीक है। देखिएगा रॉकेट के अंदर जो फ्यूल होता है, फ्यूल टैंक, रॉकेट का टोटल मास कैसे निकालते हैं हम, रॉकेट का मास जो कांस्टेंट रहता है प्लस उसमें जो फ्यूल भरा हुआ है फ्यूल टैंक में, वो धीरे धीरे एज सुन एज रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, टाइम लैप होता है, तो क्या होता है, फ्यूल बर्न हो जाता है। और फ्यूल के बर्न होने से जो टोटल इफेक्टिव मास है, मींस मास ऑफ द रॉकेट प्लस मास ऑफ द फ्यूल घटता जा रहा है, तो मास ऑफ फ्यूल भी घटता जाएगा। तो इसका मतलब पूरी बॉडी का, पूरे सिस्टम का रॉकेट प्लस फ्यूल का जो मास है वो डिक्रीज होता जा रहा है, एंड दैट इज अ वेरिएबल मास प्रॉब्लम, ठीक है। तो उस केस में हम फोर्स निकालते हैं v dm by dt, ये हम बाद में भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक, करेंगे डिटेल में। तो अभी सिर्फ हमने पढ़ा F इज इक्वल टू ma, सिग्मा F नेट इज इक्वल टू ma, ये फॉर्मूला हमने न्यूटन्स सेकंड लॉ से पढ़ा है। इतना आपको ये क्लियर हो गया। इस फॉर्मूले से हम कॉमन एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। a इज इक्वल टू सिग्मा F नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। याद रखें, टोटल मास ऑफ द सिस्टम से यूज करके और नेट इफेक्टिव फोर्स जो उसको ड्राइव कर रहा है, ड्राइविंग फोर्स, वहां से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ते हैं बेटा न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ बहुत कॉमन है। देखिए मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये आपके पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के कांटेक्ट में, अभी तो एक ही ब्लॉक ले लीजिए, ठीक है। ये ब्लॉक ग्राउंड पे रखा हुआ है, इसका वेट किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg है। एज बिकॉज इसका वेट डाउनवर्ड है तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा है, n। सो दीज आर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस इन दिस केस। तो मैं इधर लिखूंगा F एक्शन is equal to F reaction, means action force is mg and that is equal to reaction force normal reaction। तो n is equal to mg हम यहाँ से यूज करते हैं, आपने पढ़ा होगा। एक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स। इसी तरीके से बेटा एक डायग्राम और हम यहाँ पर बनाते हैं। एक ब्लॉक हमने ये ले लिया, एक ब्लॉक हमने ये ले लिया। ये वाले फोर्सेस तो हैं ही, जो हमने अभी डिस्कस किए वो फोर्सेस तो यहाँ पर हैं ही, साथ ही साथ ये दो ब्लॉक आपस में कांटेक्ट में है तो यहाँ भी एक रिएक्शन फोर्स लगेगा। मींस अगर एक नॉर्मल रिएक्शन n1 यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो n1 इधर भी यूज करेंगे। इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं अलग से, तो एक अगर n1 इधर यूज हो रहा है, इस ब्लॉक पे यूज हो रहा है, तो सिमिलरली दूसरे ब्लॉक पर n1 जो छोटे वाला ब्लॉक है उस पर n1 फोर्स इस डायरेक्शन में भी लग रहा है। बाकी सभी फोर्सेस अलग हैं। जैसे एक्सेलरेशन a की बात करेगी, एक्सेलरेशन इसे मूव कर रहा है तो इस पर एक्सेलरेशन a इधर हो जाएगा और इस पर भी एक्सेलरेशन a इधर हो जाएगा। डिड यू गॉट माय पॉइंट? ये अलग अलग दो फिगर्स हैं, ऊपर और नीचे वाला। उसके बाद इसमें अगर हम अप्लाइड फोर्स की बात करते हैं तो F अप्लाइड अगर इस पे आपने लगाया हुआ है, समझ लीजिए F अप्लाइड मान लीजिएगा 10 न्यूटन आपने इस पे लगाया हुआ है पुश करने के लिए, तो फर्स्ट वाला जो ब्लॉक है ये वाला,
दिस इज फर्स्ट नंबर एंड 2 नंबर, ये फर्स्ट नंबर एंड 2 नंबर, तो फर्स्ट ब्लॉक पर 10 न्यूटन लगाया है आपने एंड सेकंड ब्लॉक पर नहीं लगाया, सेकंड ब्लॉक पर नहीं लगाया, तो ये 10 न्यूटन फोर्स आप यहाँ पर लगाएंगे, इस ब्लॉक पे कुछ नहीं लगेगा, ठीक है, फर्स्ट वाले पर लगाया है। तो ये हमने इनका फ्री बॉडी डायग्राम बना के भी आपको दिखा दिया। मेन थिंग इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू, action and reaction forces always occurs in pair, equal in magnitude but opposite in direction, action and reaction forces, ये आप डिफरेंट फिगर्स में एनालाइज कर सकते हैं। और एक चीज और देख लीजिएगा, जैसे हम टेंशन टी वाले केसेस की बात करते हैं, मान लीजिएगा ये एक ब्लॉक है, दूसरा ये एक और ब्लॉक है, ये इससे कनेक्टेड है, आप इसको फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं, यहां पर अगर टेंशन टी क्रिएट होगा तो यहां पर भी टेंशन टी क्रिएट होगा। मैंने आपको बताया कि सेम सेगमेंट है तो टेंशन टी क्रिएट होगा, मासलेस स्ट्रिंग है तो सेम टेंशन क्रिएट होगी, और टेंशन टी पेयर्स में होती है ऑलवेज, अगर वो जिस हिसाब से कनेक्टेड है, मतलब ये पॉइंट ऑफ कनेक्शन है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, तो यहां से अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, दिस इज ऑल्सो अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है, यहां पर भी टेंशन टी अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होगी, तो जो ये फोर्स एफ है दैट विल एक्ट एज अ टेंशन टी हियर। क्या समझ में आ गया आपको? भाई मैं अलग से यहाँ पे टेंशन टी दिखाऊं, इसका कोई लॉजिक नहीं है, एफ ऑलरेडी वहां पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरह से फोर्सेस हमने आपको बताए हैं कि यहाँ पर ये वाले जो फोर्सेस हैं एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस हैं, ठीक है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ में हम लिखते हैं एक्शन एंड या फोर्सेस, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, रिएक्शन फोर्सेस always occurs in pair, always occur in pair and equal in magnitude but opposite in direction, equal in magnitude but opposite in डायरेक्शन, ये यहाँ पर आप स्टडी देखेंगे। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, इफ देयर आर टू ब्लॉक्स मींस 1 and 2, इफ 1 इज अप्लाइंग, इफ देयर आर टू ब्लॉक्स, मान लीजिएगा ब्लॉक 1 एंड दिस इज ब्लॉक 2, अगर हम इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं तो एक फोर्स हमारे पास होगा ये वाला, इधर वाला फोर्स होगा F12, 1 पर लगा रहा है 2, और दूसरा फोर्स होगा F21, 2 पर लग रहा है एज बिकॉज ऑफ 1, तो F12 force will be equal but opposite in direction with force F2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करेंगे तो F21 आपके पास ये मैग्नीट्यूड में बराबर होगा, ये बेटा वही है, n और mg हम लिख सकते हैं इस वाले केस में, वन इज n अनदर इज mg, एक उधर n1 है दूसरा n1 है, अपोजिट इन डायरेक्शन, नाम अलग करके आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस पेयर्स में होंगे, ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट होंगे, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन 3 लॉज। इसके एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे एप्लीकेशन हम स्टडी करते हैं, जैसे न्यूटन थर्ड लॉ में हम बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, देन गन रिकॉइल्स बैक इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बुलेट तो आगे जाती है लेकिन गन रिकॉइल करते हैं, इस तरीके से अगर हम फायर करें तो इस तरीके से बुलेट तो आगे जाएगी लेकिन गन पीछे की तरफ रिकॉइल करेगी, ठीक है। तो दैट इज रिकॉइल ऑफ गन एंड मैनी मोर एप्लीकेशंस आर देयर, यू कैन सी डायरेक्टली फ्रॉम आवर वर्कशीट पेजेस। Now let us see few numericals based on Newton's laws of motion. What is the basic method to solve numericals in NLM in Newton's laws of motion? तो सबसे पहले बेटा आप कोई भी आपको फिगर दिया हुआ है, कोई भी डायग्राम है, सबसे पहले उसको आप एनालाइज करें, एनालाइज द फिगर, ठीक है, एनालाइज द फिगर। दूसरा रिजॉल्व फोर्सेस, रिजॉल्व फोर्सेस, आप सारे फोर्सेस मार्क करें, ठीक है, मेक FBD फ्री बॉडी डायग्राम, देन नेट फोर्सेस आप लिखें, नेट फोर्सेस के लिए इक्वेशन लिखें, ठीक है। एक्सेलरेशन ए पहले भी निकाला जा सकता है, बाद में भी निकाला जा सकता है। एक्सेलरेशन ए अगर आपको निकालना है तो आप अप्लाई करें F नेट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे m मल्टीप्लाई बाय a, तो यहाँ से आपके पास F नेट आएगा,
दैट एफ नेट इज इक्वल टू m इंटू ए। तो ये चीजें आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। एफ नेट आप पहले निकाल लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनालाइज द फिगर, रिजॉल्व द फोर्सेज, जो भी फोर्सेज उसमें एक्ट कर रहे हैं, देन मेक एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम। नेट फोर्सेज के लिए आप इक्वेशंस लिखें, नेट फोर्सेज इक्वेशंस हम यहाँ पर लिख देते हैं, इक्वेशंस लिखें और उसके बाद क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी हाउ दीज स्टेप्स आर एप्लीकेबल इन डिफरेंट केसेस। लेट अस हैव एन एग्जांपल ऑन द स्क्रीन। ए 3 ब्लॉक सिस्टम इज देयर। वन ब्लॉक, एक ब्लॉक इधर रखा हुआ है बेटा, दूसरा ब्लॉक इधर रखा हुआ है। फिगर थोड़ा अच्छा सा बना ले जो आपको काम करने में मन लगे, ठीक है। एक ब्लॉक यहाँ पर ये रखा हुआ है, एक ये रख दिया हमने, एक ब्लॉक ये रख दिया इधर, और एक तीसरा ब्लॉक हमने यहाँ पर ये रख दिया, ठीक है। सपोज दिस ब्लॉक इज ऑफ 4 kg, ये 4 kg का है, 4 kg, 2 kg एंड 1 kg ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पर फोर्स लग रहा है बेटा इसमें 140 न्यूटन का। सपोज से इट इज 140 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस ब्लॉक। दिस इज ब्लॉक ए, से दिस इज ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक बी, दिस इज ब्लॉक सी। कोई प्रॉब्लम आपको? सी द प्रॉब्लम इन वेरी सिंपल। कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं? सबसे पहले हमने लिखा एनालाइज द फिगर। हमें इसमें देखने को मिल रहा है कि 3 ऑब्जेक्ट हैं, तीनों के मासेस हमें गिवन है, नेट फोर्स हमें गिवन है, एनालाइज कर लिया हमने फिगर। उसके बाद रिजॉल्व फोर्सेस, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, मेक एफबीडी, वो भी हम कर लेंगे। बट सबसे पहले हम ये कर लेते हैं एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। क्या क्या बोल रहा है ये? एफ नेट, इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आया है, एफ नेट हमारे पास है, एफ नेट दैट इज हमें गिवन है 140 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पर एफ नेट कितना है? 140 न्यूटन। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? हमने लिखा है एफ नेट इज इक्वल टू टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 140 न्यूटन इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज 4 + 2 + 1 m1 + m2 + m3 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन a। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? a इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 7। This is 20 m/s² is the acceleration of the combined system which is moving together, ठीक है। तो 20 m/s हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। आप ये समझिए आपने आधी जंग जीत ली है, एक्सेलरेशन अगर निकाल लिया। नाउ मेक एफबीडी। डिफरेंट केसेस में एफबीडी डायग्राम बनाइए, कैसे कैसे फोर्सेस लग रहे हैं। देखिएगा वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मूवमेंट नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए वर्टिकल फोर्सेस को कंसीडर करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, हम उनको नेग्लेक्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम फोर्सेस को देखना शुरू करते हैं। तो कैसे हम बताएंगे? भैया देखो ये कांटेक्ट में सरफेसेस, यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा और दूसरा ये भी कांटेक्ट में है, यहाँ भी एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। से दिस पेयर इज N2, इसको हम N2 कह देते हैं, ये भी हमने N2 कहा, ये हमने N1 कहा, ये हमने N1 कहा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा अभी हम बना लेते हैं। हमने सबसे पहले एक ब्लॉक ए बनाया, दिस वाज ब्लॉक ए। ब्लॉक ए पर एक फोर्स लग रहा है 140 न्यूटन का फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन N1 लग रही है। इसका काम कंप्लीट हुआ। ये 4 kg का ब्लॉक है एंड इट वाज मूविंग विद एक्सेलरेशन a, कॉमन एक्सेलरेशन a से ये मूव कर रहा है। सेकंड डायग्राम अगर हम 2 kg की बात करें, ये आपके पास 2 kg फिगर है। 2 kg फिगर में हम क्या करें बेटा? 2 फिगर में N1 इधर लग रहा है, क्योंकि ये N1 इधर लग रहा था तो N1 इधर लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में थर्ड लॉ से। तो ये आपके पास लगा N1 इस डायरेक्शन में और इस पर N2 भी लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये आपके पास लगा N2 इन बैकवर्ड डायरेक्शन। कॉमन एक्सेलरेशन क्या है आपके पास? A ही है, ठीक है। मैं इधर इसको थोड़ा सा सेग्रीगेट कर देता हूं जो मिक्सअप ना हो फिगर, ठीक है। उसके बाद अगर थर्ड फिगर की हम बात करें तो ये आपके पास थर्ड फिगर है। थर्ड फिगर आपके पास है 1 kg। 1 kg पर जो N2 है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, N2 इन दिस डायरेक्शन, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस पे। ये 1 kg का ब्लॉक है, इस पर एक्सेलरेशन A इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करें? सबसे आसान फिगर हमें ये लग रहा है, यहां से हम इस वाले फिगर से हम क्या करें? इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। N2 क्या देगा? मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ फोर्सेस ma लग रहा है आगे की तरफ, नेट फोर्स ma इस पर लगा है। ma कितना होगा? 1 मल्टीप्लाई बाय ये ma इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इज बिकॉज ऑफ N2, मींस N2 is equal to ma, 1 multiply by a, what a is already calculated 20 meter per second, तो 1 multiply by 20 it will give you 20 न्यूटन। 20 न्यूटन, n से कंफ्यूज मत हो जाना, ये न्यूटन है और ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो 20 न्यूटन फोर्स आपके पास N2 आ गया। चलो जी बहुत अच्छी बात है। अब फर्स्ट फिगर पे आ जाओ। फर्स्ट फिगर से क्या कर सकते हैं हम लोग?
फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नेट फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन दैट इज m इंटू ए। तो 4 इंटू ए एम ए इज इक्वल टू, कौन ले जा रहा है इसको, नेट ड्राइविंग फोर्स क्या है आपके पास 140, उसमें से ये तो इधर को रोक रहा है इसको, तो नेट ड्राइविंग फोर्स कितना बनेगा 140 माइनस n1, 140 इन दिस डायरेक्शन एंड n1 इन दिस डायरेक्शन, तो इधर की तरफ नेट कितना बनेगा 140 माइनस n1, वो किसके बराबर होगा, नेट इफेक्टिव कितना है आपके पास ma दैट इज 4 इंटू ए। क्या इक्वेशन क्लियर है? तो एक्सेलरेशन हम जानते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 20 दैट इज इक्वल टू 140 माइनस n1, व्हाट इट इंप्लाइज n1 कैन बी कैलकुलेटेड एज, ये आपके पास बना 140 माइनस 80 दैट इज 60 न्यूटन। बेटा हमने n1 निकाल लिया, हमने n2 निकाल लिया, और क्या निकालना है, इस फिगर पर जाने की जरूरत ही नहीं है, इस फिगर पर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपसे कोई पूछे इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स इस पे m में लग रहा है, m कितना है 2, a कितना है 20, 40 न्यूटन इस पे लग रहा है, तो 60 इस पे लगा, 60 इस पे लगा, 40 इस पे लगा, 20 इस पे लगा, ठीक है। तो इस तरह से हम फोर्सेस को मतलब नॉर्मल रिएक्शन इस पे 60 नहीं लगा, कोई कि इस पे नेट फोर्स कितना लगा दैट इज m में 4 मल्टीप्लाई बाय 20 80 न्यूटन लगेगा, ठीक है। 80 इस पे लगा और इस पे कितना लगा ma 2 मल्टीप्लाई बाई n एंड 1 मल्टीप्लाई बाई, ये इस तरीके से फोर्सेस आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमारा इसमें एम था n1 निकाले, n2 निकाले, एक्सेलरेशन a निकाले। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। Now next numerical is on the screen, that is on the screen. 3 blocks are there, 1 kg, 1 kg, 2 kg and 3 kg, and they are suspended, they are hanged like this, they are suspended like this with the help of string, and a net force is 120 न्यूटन इज अप्लाइड इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो आप इसको ऐसे ऊपर से करके ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हो, ठीक है ना, 120 न्यूटन फोर्स लगाने पर आप इसको ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हो। तो इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है और टेंशन यहाँ पर और यहाँ पर टेंशन कितना होगा वो निकालना है। तो हमने आपको सबसे पहले बताया एनालाइज द फिगर, सबसे पहले क्या करना है बेटा, एनालाइज द फिगर एंड देन रिजॉल्व द फोर्सेज, जो फोर्सेज इस पे लग रहे हैं उनको मार्क करें एंड देन एफ नेट के लिए काम करें और एक्सेलरेशन आप सीधा निकाल सकते हैं, ठीक है। लेट अस सी व्हाट इज ऑन इन द फिगर। देखिएगा बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम इसमें। आप यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले तो इसका जो वेट mg है दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो mg मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई g, mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसी तरीके से इसका जो वेट है, वेट इसका कितना होगा 2 kg है, तो 2g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसी तरीके से ये 1g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये इनका वेट हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद अब हम टेंशन की बात करते हैं। तो देखिएगा इस ब्लॉक के लिए ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, तो इस थ्रेड में टेंशन T ऐसे होगा, से दिस इज T1, यहाँ पर आप इसको मार्क कर दीजिएगा T1, ये ऐसे कर दीजिएगा। तो उसके अपोजिट टेंशन T2 यहाँ पे होगा, सॉरी T1 टेंशन यहाँ पर होगा। इसी तरीके से अगर टेंशन T2 आप यहाँ पर लेते हैं तो टेंशन T2 ही यहाँ पर होगा, यहाँ पर 20 न्यूटन फोर्स लगा हुआ है। अब अगर हम बात करें नेट फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहे हैं, देखिए T1 को कैंसिल कर रहा है, T2 को कैंसिल कर रहा है, हम इनको नेट फोर्सेस की काउंटिंग में नहीं लेते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर टेंशंस इन नेट फोर्सेस, ठीक है। अभी इस पर्टिकुलर केस में एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं तब। तो हमें क्या करना है इसमें बेटा, नेट फोर्सेस देखिएगा कितने लग रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड लग रहा है 120 न्यूटन, डाउनवर्ड लग रहा है 1g 2g 3g। तो एफ नेट की अगर हम बात करें, एफ नेट की अगर हम बात करें तो वो कितना होगा बेटा 120 न्यूटन माइनस 1g, देखिएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है 1g 2g एंड 3g, 1g 2g एंड 3g। ये क्यों है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज मूविंग विद अ कॉमन एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो एफ नेट क्या होगा टोटल, ये आपने निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया इतना, एफ नेट हमने निकाल लिया 120 माइनस में ये इतना फोर्स आ गया, ये किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास, टोटल मास कितना होगा बेटा 1 + 2 + 3 kg, 1 kg + 2 kg + 3 kg, टोटल मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, दिस इज ma इज इक्वल टू 120 माइनस में 3 2 5 एंड 6g, 6g का मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 120 माइनस 60, दिस इज 60 न्यूटन। तो ये एक्सेलरेशन a आ गया 60 न्यूटन डिवाइड बाय 3 + 2 + 6 आ गया, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड एक्सेलरेशन a। दोबारा से देख लीजिए, हमने आपको बताया था f कैसे लिखोगे बेटा, f नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास m। f नेट कितना बनेगा इसमें 120 माइनस डाउनवर्ड अपवर्ड फोर्सेस माइनस डाउनवर्ड फोर्सेस,
डाउनवर्ड फोर्सेस ये हैं, एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास 1 + 2 + 3 kg, 1 + 2 + 3 kg। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ऊपर 60 आएगा, नीचे 6 आएगा, अगेन इट कम्स आउट टू बी 6 मीटर/सेकंड स्क्वायर। कैसे भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, F net डिवाइड बाई m। तो एक्सेलरेशन A हमने निकाल लिया। नाउ वी गॉट एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन A हमारे पास आया 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ये हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। नाउ सी, हम यहाँ पर FBD बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए ब्लॉक डायग्राम ए की अगर हम बात करें, ये डायग्राम ए है, इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं बेटा? अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 120 न्यूटन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है T2, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है T2, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा है 1G। कोई प्रॉब्लम? दूसरा फोर्स अगर हम, दूसरा ब्लॉक हम अगर B ड्रॉ करते हैं, B ब्लॉक पर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है T2 फोर्स, दिस इज T2। उसके बाद अगर हम बात करें डाउनवर्ड डायरेक्शन में T1 लग रहा है और 2G लग रहा है, दिस इज T1 एंड 2G। उसके बाद अगर हम थर्ड ब्लॉक ड्रॉ करें C ब्लॉक पर अपवर्ड लग रहा है T1, दिस इज T1। उसके बाद 3G डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और कोई फोर्स नहीं है, 3G इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सभी का कॉमन एक्सेलरेशन A है, मीन दिस ब्लॉक इज आल्सो मूविंग विद एक्सेलरेशन A, it is also moving with acceleration A, it is also moving with acceleration A. Is that clear? Now इक्वेशंस आप बना लीजिएगा। सबसे नीचे वाले ब्लॉक को, सबसे लास्ट वाले ब्लॉक को सबसे पहले आप कंसीडर करें, उससे आपको आसानी से आंसर मिलेगा। तो अगर इस ब्लॉक की अगर हम बात करें, यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या बनेगा बेटा? अपवर्ड डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना, नेट फोर्स कितना लग रहा है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका? 3 kg, इधर लिख देते हैं ना, ये 3 kg, ये 2 kg और ये 1 kg, ठीक है। तो 3A नेट फोर्स 3A दैट इज इक्वल टू, अपवर्ड डायरेक्शन में आया ना MA ऊपर की तरफ आया, MA इज इक्वल टू T1 - 3G, T1 - 3G। तो बेटा ये तो आप जानते ही हैं, एक्सेलरेशन कितना है 10, दैट इज इक्वल टू T1 - 3 × 10। तो T1 कितना आ गया? 30 + 30, T1 आपके पास आ गया 60 न्यूटन। ये टेंशन T1 हमने निकाल लिया। नाउ T1 आपने निकाल लिया, अब इस पर आ जाइएगा, किसी पर भी निकाल लीजिए, इस पर निकाल दीजिएगा। T1 आपको पता है, 2G आपको पता है, MA आपको पता है, T2 निकाल सकते हो। ब्लॉक सेकंड से अगर हम बात करें तो ब्लॉक सेकंड से F नेट कितना है? M कितना है? 2 × A, 2 × A, MA इज इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स इज T2 माइनस डाउनवर्ड फोर्स इज T1 प्लस 2G। T1 कितना 60, तो ये कितना A कितना 10, दैट इज T2 माइनस T1 कितना 60, ये 2 × 10 कितना है आपके पास 20 इज इक्वल टू T2 माइनस 60, 20 80 हो गया ये, दिस इज 80। तो आपके पास T2 आ गया बेटा 80 + 20 कितना आ गया 100 न्यूटन। दिस इज योर नेक्स्ट आंसर, मींस T2 आपके पास आ गया 100 न्यूटन। और क्या निकालना है इसमें? आई थिंक T1 T2 हमने देखी, क्या क्या वेरिएबल्स थे? T2 एक वेरिएबल था, T1 एक वेरिएबल था, एक्सेलरेशन एक वेरिएबल था। A निकाल लिया, T2 निकाल दिया, T1 निकाल दिया। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस काइंड्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। सो such kind of numericals, more numericals we will discuss in next video. So till now we have discussed in this video all the 3 laws of motion and their application. इसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ भी लगा हुआ है, सेकंड लॉ भी लगा हुआ है, और फर्स्ट लॉ तो ऑलरेडी लग ही रहा है, विदाउट फोर्स इट इज नॉट पॉसिबल। फोर्स इज कॉजिंग एन एक्सेलरेशन, सेकंड लॉ। एक्शन एंड रिएक्शन T1 T2 हमने जो मार्क किया हुआ है न्यूटन्स थर्ड लॉ। ऑल 3 laws are applicable in every numerical that we have solved. So more numericals के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें और YouTube चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।